आप सभी को जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जीके जीएस और रीजनिंग का लाइव क्लास भी करता हूं। लाइव डेली होता है, आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो किसके अधीन काम किया था? आपका ऑप्शन है नंदों के अधीन, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन, ऑप्शन सी चोलों के अधीन या ऑप्शन डी चेरों के अधीन। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। ठीक है, तो किसके अधीन काम किया था? तो सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों मौर्यों के अधीन काम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो कौन था? तो वो था कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली किस किस शैली का मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। यह भी क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो चरक जो थे वो चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, क्या कारण था? तो उसका आपका ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन बी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी गांधार कला या ऑप्शन डी गुप्त कला। तो तक्षशिला प्रसिद्ध होने का एक ही कारण था, क्या? गांधार कला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण शासकों ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शकों ने या गुप्त शासकों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन शासक। क्वेश्चन नंबर 9, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आपका ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो ये बता रहा है कि ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि या गांव दान में देने की प्रथा किसने आरंभ किया? किस वंश के शासकों ने? ये हम लोगों को बताना है। तो सातवाहन शासकों ने ये आरंभ किया था। किसने? सातवाहन शासकों ने। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर सी। भारतीयों ने महान रेशम मार्ग, जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं, किसने आरंभ कराया? तो किसने आरंभ कराया था? आपका ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्ष या फायान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी, जिसे अभी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? पत्नी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी तो कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटवन। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। तमिल भाषा के शिल्पकादिरम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो हम लोगों को पता है गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, वो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था। अब चलिए अगला प्रश्न। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? आपका ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। 17 नंबर, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? देखिए ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से। इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। हम लोगों को पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2-3 गो प्रश्न बन गया। कैसे? एक हो गया कि भारत का नेपोलियन कहकर किसने पुकारा था? तो बीए स्मिथ ने। दूसरा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है?
उसको समुद्रगुप्त वी स्मिथ ने नेपोलियन कहकर क्यों पुकारा था? तो उसके विजयों से प्रभावित होकर पुकारा था। ठीक है, 3 को क्वेश्चन बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने रोका था। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के कारण। देखिए आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बता सकूँ, और मेरा यही खासियत रहता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराना है। ठीक है, और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट 2 into करके देखते हैं। ठीक है, तो 2x करने का आप लोगों को जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं अपने स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, और वैसे भी मैं थोड़ा स्पीड से ही बताता हूँ। तो चलिए अब अगला प्रश्न। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 21। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राजकवि थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। अब देखिए अगला प्रश्न। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था उत्तर गुप्त युग में, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, तो वो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? संस्कृत, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो आपका ये था हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। यह बुक के कौन लेखक है? इस पे एक सेपरेट वीडियो है, चैनल पर देख सकते हैं। अब चलिए 26। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखिए ये वाला आपका 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम पे? वेनसोंग। चलिए अगला प्रश्न। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन या परांतक? तो किसने पराजित किया था इसको? परांतक ने पराजित किया था। ठीक है, परांतक प्रथम। अब चलिए अगला प्रश्न। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके राजदरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि। ठीक है, इस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। प्राचीन भारत में निम्न में से वो कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। अब देखिए अगला, शून्य की खोज किसने की? ये तो सभी को पता होगा कि शून्य की खोज किसने की। चलिए ये आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? देखिए ऑप्शन। पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किसका किया जा चुका है? हम लोगों को पता होगा कि पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर दिया चुका है, मतलब इसको इतना भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, पंचतंत्र को। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आपका ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या तामपत्रों का अध्ययन। तो देखिए न्यूमेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का इस वीडियो का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।